कभी ममता कभी शक्ति का रूप है, नारी हर रंग में अनूप है। संघर्ष से जो कभी ना घबराए वो नारी इस जग की धूप है। अपने दम पर जो आगे बढ़ती है, सपनों को हकीकत में बदलती है। हर राह की मुश्किल को आसान कर दे, ऐसी नारी हर दिल में बसती है। नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा, लोकमत राजस्थान से। मैं आपका स्वागत करती हूँ और आप सभी को मेरी और लोकमत की तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। औरत केवल रिश्ते नहीं निभाती है, वो सपने भी सजाती है और उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखती है। जब औरत ठान ले तो कुछ भी मुमकिन है, ये प्रूव करके दिखाया है आज के हमारे खास गेस्ट ने। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी मिसेस आंचल गुप्ता का। शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर एंड कम्युनिकेशन एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ ब्रांड बैलेंस। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। फिर हमारे साथ है मिस ममता, जो कि लाइफस्टाइल एंड सारी व्लॉगर है, रेडियो होस्ट है और प्रेसिडेंट है रोटरी क्लब जयपुर की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत राजस्थान में। फिर हमारे साथ है मिस तनुश्री, जो द गोल्डन गर्ल और कराटे किड नाम से फेमस है। इंटरनेशनल 3rd डैन ब्लैक बेल्ट एंड नेशनल रेफरी इन कराटे है। बहुत बहुत स्वागत है तनुश्री आपका। मैम, मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जेंडर इक्वालिटी को लेकर हम बहुत दूर तक आ चुके हैं। आई थिंक हमने बहुत चीज़ें कवर कर चुके हैं हम, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ चैलेंजेस जो आज भी हैं, आज भी वुमेन्स को फेस करने पड़ते हैं इन वर्क प्लेस, इन वर्क स्पेस, तो उसके लिए कुछ आप बताना चाहें? तो मैं नहीं कहूँगी कि हम बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं। आई थिंक अभी हमको बहुत दूर जाना है, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है घर और अपने प्रोफेशन को बैलेंस करना। अब अगर आप देखो बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, तो ऑटोमेटिकली किसी विमेन के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो कहीं ज़्यादा होती है किसी भी मेल से। तो इक्वालिटी तो तब आएगी जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होगी, जो कि अभी तो हमारे समाज में नहीं है। एक महिला से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने बच्चे की पूरी देखरेख करे, अपने सास ससुर का ख्याल रखे, आप अपने पति के लिए जो भी कर सकते हैं आप करें। तो खाना बनाने से लेकर घर ठीक रखने तक, इवन ग्रोसरी लाने तक, हेल्प को मैनेज करना हो या वेंडर्स को मैनेज करना हो, आप एक वुमेन से सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। आप ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सभी का तबीयत, उनकी हेल्थ, उनका डाइट, सबका ख्याल रखे, उनकी दवाइयाँ, उनका ख्याल रखे। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलती है और अपने प्रोफेशनल लैंडस्केप में जाती है, तो व्हेन शी सिटिंग ऑन द टेबल, तो उस टेबल पे उसको इक्वली नहीं देखा जाता है। अगेन मीनियल टास्क ज़्यादा असाइन किए जाते हैं, इंटेलिजेंस कम आंकी जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आई जेन्युइनली बिलीव दैट we are more intelligent than men, but then that goes opposite our gender inequality वाला concept. बट essentially मुझे ये लगता है कि पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली डिवाइड करो, अपॉर्चुनिटीज इक्वली डिवाइड करो, और उसके बाद यू एक्चुअली गेट टू द पॉइंट वेयर वी कैन थिंक अबाउट एंड टॉक अबाउट इक्वालिटी इन जेंडर। वेरी ट्रू। मैम, आप अपने एक बार बिजनेस के बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगी? यस। सो मैं एक्चुअली बहुत यंग थी जब मैंने जॉब्स करना स्टार्ट कर दिया। आई लॉस्ट बोथ माई पेरेंट्स व्हेन आई वाज 20, तो मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं था। तो मुझे एक्सप्लोर करना था कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया, फिर मैंने समझा कि इस एरिया में मेरा पैशन है। मैंने उसको परसू किया। देन फॉर ऑलमोस्ट 6 years आई वर्कड इन द गवर्नमेंट में मैंने आई वाज अपॉइंटेड एज एन OSD टू द चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। सो उधर मैंने बहुत सीखा। इट वाज लाइक अ क्रैश कोर्स ऑफ लाइफ। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि अपना कुछ स्टार्ट करना चाहिए, एक लेगेसी खुद की बनानी चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने जो वैल्यू सिस्टम दी थी उसके हिसाब से मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ और कर सकती हूँ। तो मैंने क्विट किया और मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की। सिविल लाइंस जयपुर में मेरा ऑफिस है। अब 22 लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ। आई वुड बी हैप्पी टू शेयर कि उसमें ऑलमोस्ट 70% women है, and nothing biased. I just feel they're efficient and I like working with women more.
So now I have an ad agency. We work with a lot of clients. Best part is that my business is driven with passion. मुझे बहुत पसंद है, तो कभी ऐसा होता भी है कि हाँ ठीक है पैसे इतने नहीं है लेकिन काम बहुत क्रिएटिव है, तो मैं बहुत जल्दी से उस काम को ले लेती हूँ और मेरी टीम भी बहुत एक्साइटेड हो जाती है. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे पे ट्रस्ट तो दोनों मेन और वुमेन ने किया है, बट आई थिंक व्हेन आई स्पीक टू अनदर वुमन हु इज लुकिंग टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर बिजनेस, तो आई थिंक वो बहुत जल्दी मुझसे रिलेट कर लेती है और बहुत जल्दी ट्रस्ट भी करती है. तो it's exciting. It's very I would say that I have absolutely enjoyed every day of working in the past 6 years. बहुत ही अच्छी जर्नी रही है आपकी, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हाँ मतलब विमेन के साथ आपको काम करना बहुत अच्छा लगता है. दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि मैंने ये हमेशा सुना है और देखा भी है कि एक औरत ही एक औरत को बहुत सप्रेस कर देती है कहीं ना कहीं. मैंने नहीं देखा. आई जेन्युइनली हैव नॉट सीन दिस, और मैं इसमें बिलीव भी नहीं करती हूँ. आई थिंक मेरे साथ तो यही है कि बिकॉज आई एम सच अ हार्ड टास्क मास्टर, तो मेरी टीम की सारी लड़कियां एक साथ हो जाती हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करती, नहीं मैम इसने कर लिया, नहीं मैम इसने वो कर लिया. तो मैंने तो हमेशा यही देखा है. और मेरे मेंटोर्स, फॉर एग्जांपल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मिसेस राजे, उन्होंने 23 ईयर ओल्ड लड़की को इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी दी. फिर उसके अलावा मैंने बहुत मिनिस्टर्स के साथ काम किया है, बहुत मैंने फीमेल IAS ऑफिसर्स के साथ काम किया है. जेन्युइनली स्पीकिंग कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि जस्ट बिकॉज मैं एक लड़की हूँ तो वो मुझे कम आंक रही है. इनफैक्ट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ से मेरा सारा बिजनेस आता है, 100% वर्ड ऑफ माउथ से. एंड इट हैज़ बिन एन इनक्रेडिबल सपोर्ट ऑफ ऑल द वुमेन दैट आई हैव एवर मेट. सुपर प्राउड ऑफ यू आंचल जी. मैम, मैं ममता जी आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी जर्नी कैसी रही? आपने सोशल मीडिया कैसे उसको एक पाथ बनाया फॉर योर करियर? आई वॉज तो टिपिकल हाउस वाइफ टिल 2013, बट फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि मुझे कुछ ना कुछ करना था. मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं घर से बाहर निकल के कभी अर्न कर पाऊँगी. तो आई स्टार्टेड विद टीचिंग जॉब. मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन ही कर रखा था. उसके बाद मैंने टीचिंग जॉब स्टार्ट की, फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया. बट बचपन से क्या एक सपना था कि मुझे, जब मैं देखती थी सलमा सुल्तान को, जब वो न्यूज़ एंकर आपको याद होगा, तो मैं हमेशा उनको देखती थी, सरला महेश्वरी जी को देखती थी, तो मुझे लगता था यार मुझे भी कभी ना कभी मतलब टीवी पर जाना है या रेडियो पर जाना है. तो टीवी पर भी आ जाने का सपना हो गया पूरा. तो मैंने 8 इयर्स टीचिंग से, फिर मुझे किसी ने देखा कोई प्रोग्राम होस्ट करते हुए, तो मैं रेडियो, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में गई. वहाँ मैंने 8 इयर्स काम किया. और साथ में क्या मेरा जॉब ऐसा था, जैसे टीचिंग वाला जॉब बोलो या अगर मैं रेडियो होस्ट की बात करूँ, तो साड़ी मुझे शुरू से ही पसंद थी. मतलब मम्मी और दादी को हमेशा मैंने साड़ी में ही देखा है. तो मुझे बड़ा शौक था बचपन में ही. जब मैं 12-13 साल की थी तो लपेटती रहती थी ये साड़ी की, आज मम्मी बाहर गई, आज मम्मी की ये साड़ी निकाल के पहनो. देन धीरे धीरे ये शौक कब मुझे पता ही नहीं चला कि कब इतना बड़ा हो गया कि मैं जानने लग गई कि अच्छा इस स्टेट में ये साड़ी फेमस है, अच्छा महाराष्ट्र की पेटनी है, अच्छा तमिलनाडु की ये कांजीवरम है, अच्छा राजस्थान की बांधनी है. तो मुझे सर्च करना बहुत अच्छा लगता था कि मैं सर्च करूं कि ये वीव कहाँ का है, ये हैंडलूम है, ये शिफॉन है, ये बगरू प्रिंट है. तो ऐसे करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं इस फील्ड में आ गई. देन जब मैं रोज़ साड़ियाँ पहन के जाती थी तो मेरी डॉटर ने मुझे बोला कि ममा व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन पेज. जब आप रोज़ इतनी सारी साड़ियाँ पहनते हो, आपको इतना नॉलेज है, तो आप लिखना स्टार्ट करो. तब मैं डेली, मेरी एक आदत बन गई थी कि मैं एक पिक्चर लेती थी, उसके बारे में लिखती थी और उसे अपने फीड पर पोस्ट करती थी. फिर धीरे धीरे जब कोविड आ गया, तब बहुत सारे जो इस कम्युनिटी के लोग हैं, जो साड़ी कम्युनिटी के लोग हैं वर्ल्ड वाइड, वो मुझसे जुड़े और हम एक दूसरे को फॉलो करने लगे. हम बहुत सारे, हमने अपने हैशटैग भी बनाए. धीरे धीरे करते करते फिर लगा कि मेरा अकाउंट ग्रो कर रहा है, तो मैंने उसको पब्लिक कर दिया. और जब पब्लिक किया तो लोगों का बहुत प्यार मिला. धीरे धीरे मेरे पास ब्रांड प्रमोशन और ये सब भी आने लग गए, स्पेशली जो एथनिक वेयर है उनका. तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. तो आप आज की जनरेशन को साड़ी पहनने के लिए कैसे इंस्पायर करती हैं? मैं ये बोलती हूँ कि जो हमारे रूट्स हैं ना, उन्हें मत छोड़ो. आप
कब ठीक है, मुझे ये भी लगता है कि आज मैं अपनी बेटी का भी बोलती हूँ, डेली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि कुछ स्पेशल ओकेज़न है, घर में कुछ पूजा है या कोई शादी है या आप कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ आपको फॉर्मल कुछ पहनना है, तो ज़रूर आप साड़ियाँ ट्राई कीजिए, आप बहुत सुंदर लगते हैं उसमें। एक्चुअली मैं भी इस चीज़ में बिलीव करती हूँ, बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि साड़ी जो है उसमें आई थिंक कोई भी औरत जो है बहुत सुंदर लगती है। बिल्कुल। और आज भी आप बहुत सुंदर लग रही है। और भावना इजी रैप हो गया आजकल, तो आपको पता है स्टिच की हुई साड़ी भी मिलती है, तो आप इजीली आप उसे वियर Yeah. कर सकते हैं। Yes, और सिर्फ 2 मिनट का काम है, आप अगर एक बार पहनना स्टार्ट करेंगे तो आपको 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। ट्रू। और ज़्यादा टाइम लगे भी तो कोई बात नहीं, सुंदरता के लिए इतना औरतें कर सकती हैं। बिल्कुल। तनुश्री, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी, क्योंकि आपने बहुत छोटी उम्र से स्टार्ट कर लिया, और अभी आप क्या कर रही हैं लाइक कराटे के अलावा? लाइक मैं 2 इयर्स की थी तब मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। ये मम्मा पापा का ये सपना था, उन्होंने स्टार्ट किया था। मेरा हाथ की बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लगती थी, तो उन्होंने ये सोच के मुझे कराटे में भेजा था। तो तब से मैं अभी मैं 18 इयर्स की हूँ, मैं अभी तक कराटे कर रही हूँ। मैं इंटरनेशनल 3rd दिन ब्लैक बेल्ट हूँ, कराटे रेफरी हूँ, और मैंने अभी तक मतलब कराटे ने मुझे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। यहाँ तक कि एक मतलब पर्सनालिटी बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मतलब कराटे ऐसी चीज़ है जो हर एक विमेन को, हर एक लड़की को स्टार्टिंग से ही ज्वाइन कर लेना चाहिए। ना केवल सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं, मतलब अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए ज़रूर सीखना चाहिए। बिल्कुल। और आजकल जैसा भी टाइम चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा देखने में मिली जाती है न्यूज़ वगैरह, तो सेल्फ डिफेंस सबको आना ही चाहिए। ट्रू। तो आप जैसा बता रही हैं, आप 18 ईयर ओल्ड है, राइट? Yeah. तो आप अभी 12th पास आउट होंगे? या अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, तो अभी आपका क्या आगे करने का, आपने परस्यू करने का सोचा है? मैं वैसे अभी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्टूडेंट हूँ। बाकी मैंने अभी स्पोर्ट्स अभी भी मेरा चल ही रहा है। मुझे स्पोर्ट्स में कराटे में, मतलब स्पेशली कराटे में WKF में अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और आगे कराटे गेम को बढ़ाना है, ओलंपिक्स वगैरह में भी लेके जाना है, और काफ़ी ज़्यादा विमेंस वगैरह को मोटिवेट करना है कि वो भी ये गेम करें, खेलें। कि मतलब केवल सेल्फ डिफेंस वगैरह के लिए नहीं, और इन सब चीज़ों के लिए भी करें। तो मुझे एक चीज़ जाननी कि कितना हार्ड होता है कि कराटे कर रहे हैं आप और आप स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि अभी आप कॉलेज में आएंगे, राइट? तो स्कूल और कराटे कैसे आपने मैनेज किया? एक्चुअली मेरा जो स्कूल है वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहा इन सब चीज़ों में। अच्छा। और पेरेंट्स का भी सपोर्ट था, तो दोनों चीज़ें अच्छे से मैनेज हो गई। काफ़ी ज़्यादा बार ऐसा भी हुआ है कि हाँ, स्टडीज़ भी करनी है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स भी आ रहे हैं, दोनों साथ में हैं। तो सुबह पहले स्कूल गए, फिर वहाँ से आते ही कराटे क्लास जा रहे हैं, फिर दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। फिर स्कूल ने ऐसे सपोर्ट किया कि है ना, जैसे एग्ज़ाम्स बाद में कंडक्ट करा लिए, या फिर है ना स्पेशल मार्किंग्स वगैरह, तो स्कूल ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे इन सब चीज़ों में। अच्छा, आपके मम्मी और पापा में से आपको ज़्यादा सपोर्ट किसने किया है? मम्मा ने ज़्यादा सपोर्ट किया है। अच्छा। मम्मा भी जो हैं वो कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं। ओह वाओ। तो मम्मा ने पहले मेरे को, और मेरी जो सिस्टर है वो वर्ल्ड की यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट है 4 इयर्स की एज में। तो मम्मा ने पहले हम दोनों को इस फील्ड में आगे बढ़ाया। जब हम अच्छे उस पर पहुँच गए तब मम्मा ने भी स्टार्ट किया। तो ये बेसिकली उनका सपना था आप लोगों को कराटे के अंदर आगे भेजना। या मेरी मम्मा का, और मेरे दादाजी जो हैं लेट ग्रैंडफादर, तो उनका भी ये था, वो पुलिस में थे, तो वो चाहते थे कि उनकी बेटियां भी जो है एकदम स्ट्रॉन्ग बने, पावरफुल बने उनकी तरह। बिल्कुल, बहुत अच्छा सपना है और उन्होंने बहुत अच्छे से उसे आगे बढ़ाया है, क्योंकि आप जहाँ है ब्लैक बेल्ट होना कोई इजी बात नहीं है। ऑफ कोर्स आपने बहुत चैलेंजेस फेस किए होंगे, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सुपर प्राउड ऑफ यू। आंचल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बिजनेस में आपको स्टार्ट करते वक्त या फिर बीच में भी कभी भी एज अ वुमेन क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? चैलेंजेस तो काफ़ी लाइक आई थिंक कोई कॉन्शियसली ऐसे नहीं करता है, लेकिन हमारी सोच में बहुत इनग्रेन्ड है। जैसे मैं खुद के हस्बैंड या खुद के ब्रदर के लिए सोच लूँ, तो मैं कोई भी बड़ा डिसीजन लेना चाहती हूँ तो दे आर लाइक नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। दे थिंक दैट
मेरी समझ इतनी नहीं है, विच इज यू नो समटाइम्स आई एम लाइक इट्स फनी, मैं हंसती हूँ फिर कि ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है उनको नहीं समझ में आता हो कि मैं अपना बिजनेस समझती हूँ, जानती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ वो भी मैं जानती हूँ। एक तो ये चैलेंज बहुत क्वेश्चनड है इंडियन सोसाइटी में, किसी भी महिला का प्रोफेशनली सक्सेसफुल होना। हर चीज पे अनटिल अनलेस आपकी बैकिंग बहुत अच्छी हो, फॉर एग्जांपल पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है या कुछ और पावरफुल यू नो बैकिंग है, तब आपको इतना क्वेश्चन नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप रूट से स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं और जैसे कि मैंने तो इंजीनियरिंग करी थी, तो मेरा तो एक्सपर्टीज भी नहीं था ये, एडवर्टाइजिंग इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड ऑन द जॉब। तो इसलिए थोड़ा सा डाउटफुल रहता है लोगों का। जैसे कई बार मीटिंग्स में मुझसे पूछा भी है, फर्स्ट टाइम मीटिंग हो रही है, मैं टेबल पे बैठी हूँ एंड द अदर पर्सन इज आस्किंग मी तो आपका ही बिजनेस है? तो मैं बोलती हूँ हाँ मेरा ही बिजनेस है। नहीं अकेले आपका ही बिजनेस है? मैं बोलूँगी हाँ मेरा ही बिजनेस है। कोई पार्टनर नहीं है आपका? तो आई एम लाइक कि थोड़ा सा इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। सेकेंड इज हम जैसे ड्रेसअप करते हैं वो बहुत फोकस एरिया है। ये मुझे बहुत इट इज समथिंग विच आई हैव टू ऑल्सो अबाइड बाय। मैं भी करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जजमेंट हमारा इसी बात पे हो जाता है कि कपड़े कैसे पहने हैं। तो वो मुझे लगता है बड़ा चैलेंजिंग है, स्पेशली यंग गर्ल्स के लिए। जो मेरी लड़कियां जो मेरी टीम में काम करती है, यू नो दे वांट टू वेयर व्हाटएवर दे वांट टू वेयर एंड आई एम फुल ऑन फॉर इट। लेकिन जैसे अगर हम किसी सीरियस मीटिंग में जा रहे हैं तो आई टेल देम कि यू नो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं उनको बोलती हूँ कि आप अपना अटायर थोड़ा बदलिए, इंडियन वेयर थोड़ा सा करिए। तो एक दूसरा ये आई थिंक क्लोथिंग इज अ चैलेंज। तीसरा मुझे लगता है कि कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है पेरेंट्स के साथ भी, कि यंग गर्ल्स हैं तो ज़्यादा लेट नहीं रुकना है, आज कहाँ जा रही हो, आउट स्टेशन नहीं जाना है। वाइल मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, मेरी खुद की भी एक 3 साल की बेटी है, तो मुझे समझ में आता है कि जेन्युइन कंसर्न है। लेकिन उससे क्या है, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाती है। मुझे एक लड़के को भेजना पड़ता है क्योंकि वो नहीं जा सकती, और उसकी कितनी लर्निंग एक्सपीरियंस होगा वो सब स्टॉल हो जाता है। अब लकीली मेरे घर में या मेरे इकोसिस्टम में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि उनके है। तो आई थिंक दिस इज अ लिटिल यू नो दीज आर द चैलेंजेस दैट यू जेन्युइनली फेस। कि डिसीजन मेकिंग भी मैंने देखा है बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में, you know the daughter-in-law, the bahu is working, she's been given the post of a president or a CEO or a VP. उसके बाद भी उसको कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने ससुर जी से पूछना है या अपने हस्बैंड से पूछना है या किसी और मेल मेंबर ऑफ द कंपनी से पूछना है। तो वो मुझे लगता है कि हम अभी बहुत पीछे हैं। आई थिंक धीरे धीरे हमको अपनी यंगर गर्ल्स को ट्रेन करना पड़ेगा, जैसे कि मैडम यहाँ पर है। I think she is doing a phenomenal job of representing girls and how you know physical skill set is empowering. तो अगर हम वो अब younger girls के साथ करेंगे तो I think आगे जाके जैसे जैसे महिलाएं बिजनेस में या प्रोफेशनल क्षेत्र में बढ़ेंगी तो ये प्रॉब्लम्स भी थोड़ी कम होंगी। बिल्कुल। एक चीज़ मुझे आपसे ये जाननी है कि कंपनीज कैसे, जो बड़ी कंपनीज है या कुछ भी, तो उनमें एक इंक्लूसिव या एक इक्वल वर्क स्पेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? और आप कैसे करती हैं आपकी कंपनी में वो एक चीज़? मेरी बहुत छोटी कंपनी है, बट मैंने ये देखा है कि इंक्लूसिव वर्क स्पेस के लिए अगेन गोइंग बैक टू इक्वालिटी, आप ये नहीं सोच सकते कि हमने ये अपॉर्चुनिटी मैन को दे दी, ये अपॉर्चुनिटी वुमन को दे दी, सेम अपॉर्चुनिटी दी है तो ये तो इक्वालिटी हुई ना। लेकिन वो इक्वालिटी नहीं है। आप एज अ मैन बच्चा पैदा नहीं कर सकते। मुझे ही बच्चा पैदा करना है। एंड जेन्युइनली स्पीकिंग मेरे 3 साल का लर्निंग एक्सपीरियंस है, वो बच्चा भी मुझसे ही एक्सपेक्ट करता है कि मैं हर चीज में उसकी हेल्प करूँ। तो बच्चा अपनी माँ को ही ढूंढेगा। ये नेचर का फैक्ट आप चेंज नहीं कर सकते। इवन इफ आई एम स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस, मैं प्रोफेशनली यू नो आई एम डूइंग वेरी वेल इन माई लाइफ, पर मुझे पता है अल्टीमेटली उस बच्चे की लास्ट और फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। वो चेंज नहीं होगा। तो बड़ी कंपनीज में अगर आप वो लीवे दे सके विमेन को, दैट यू चूज योर ओन टाइम, यू चूज योर ओन अपॉर्चुनिटी, तो वो इट विल बिकम ईजियर।
यू नो फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हो गया, या फिर फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटीज हो गया, या व्हेन दे आर हैविंग अ चाइल्ड, अ यंग चाइल्ड, यू नो गिव देम दैट लीवे कि हाँ ठीक है, आपको हम अभी सपोर्ट करेंगे, आप हमें बाद में सपोर्ट कीजिएगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक ये इंसिडेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आई फील कि नीचे लेवल पे ही जैसे मैं एज एन OSD बहुत गाँव में जाती थी, तो लड़की को सबसे पहले रोटी बनाना सिखा दो, कपड़े धोना सिखा दो, बर्तन करना सिखा दो, झाड़ू पोछा सिखा दो, सिखाओ, बिल्कुल सिखाओ, लड़के को भी सिखाओ, दोनों को सिखाओ, काम तो सबको ही आना चाहिए। मैं इस थ्योरी में बिलीव नहीं करती हूँ कि लड़कियों को कुछ नहीं सिखाना चाहिए, उनको कोई काम नहीं कराना, सबको ही कराना चाहिए। सारे किड्स शुड नो व्हाट आर द बेसिक लाइफ स्किल्स, वो कराओ, लेकिन एट द सेम टाइम उसको पढ़ाओ, उसको और अपॉर्चुनिटीज दो, उसको कराटे क्लासेस कराओ। सो दैट नीड्स टू हैपन, क्योंकि आप स्टार्ट करोगे तभी वो आगे जाके इतना कॉन्फिडेंस से बोल भी पाएगी बाहर की दुनिया में। दुनिया तो ऑलरेडी बैठी है, आप लड़की हो तो वो ऑलरेडी बैठी है आपको पहले ही पीछे करने के लिए। बट एसेंशियली आप वहीं से शुरू करो, एजुकेशन से शुरू करो, कॉलेज से शुरू करो, उसके बाद उसको जाने दो, वो जहाँ जाना चाहती है, दूसरे शहर में जाना चाहती है, यू कैन नॉट ऑलवेज प्रोटेक्ट हर, एंड प्रोटेक्टिंग हर एट द कॉस्ट ऑफ हर करियर इज समथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड। इक्विप हर, कॉन्फिडेंट बनाओ, लाइक शी सेड कि सेल्फ डिफेंस सिखाओ, कैसे अकेले रहना है वो सिखाओ, लेकिन उसको फिर आगे बढ़ने दो, उसको एम्पावर करो। ट्रू। आपने जो चीज़ बोली कि जेंडर इक्वालिटी, मुझे ऐसा लगता है कि जेंडर इक्वालिटी की जब वुमेन बात करती है तो लोग ना और हार्श हो जाते हैं। हार्श एज इन कि ठीक है, इफ़ यू वांट इक्वालिटी वी विल ट्रीट यू द सेम वे वी ट्रीट मैन, राइट। तो उसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसे जेंडर इक्वालिटी के क्या मिसकंसेप्शंस है जो हमारी सोसाइटी में है और वो बदलने चाहिए? हाँ, तो जैसे मैंने कहा ना, अगर आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते, तो मैं भी 2 बैग्स नहीं उठा सकती। ट्रू, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। हाँ। आप मुझे बोलो कि नहीं अच्छा ठीक है इक्वल ट्रीट करेंगे, तो आप ये फिजिकल लेबर करके दिखाओ हमारी तरह, या आप हमारे ऊपर जो इम्पोज्ड है, जैसे आई फील मेन के ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज इम्पोज्ड हैं, दे आर सपोज टू कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी, उस चीज का प्रेशर ही इतना ज्यादा है। तो मेरे को ऐसे लगता है कि आप बॉटम लाइन चेंज कर दो। मेरे लिए इक्वालिटी इज नॉट द सेम थिंग्स गिवन टू बोथ जेंडर्स। मेरे लिए इक्वालिटी इज टू गिव बोथ जेंडर्स डिफरेंट थिंग्स दैट हेल्प देम। तो नेचर ने हमें सेम बनाया ही नहीं है, हम अलग हैं, दोनों अलग हैं। हम सोचते भी बहुत अलग है, हमारा इमोशनल कोशेंट अलग है, हमारा इंटेलिजेंस कोशेंट अलग है, हमारे स्टैंडर्ड्स अलग हैं। तो अगर हम इतने डिफरेंट है तो अपॉर्चुनिटीज इक्वल नहीं हो सकती। एसेंशियली मुझे लगता है कि जेंडर इक्वालिटी के जो कॉन्सेप्ट है ना, वही गलत है। अच्छा ठीक है, अगर हम किसी केस की बात करते हैं, और जहां मैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक को छेड़ रही हूँ, लेकिन जहां एक वाइफ प्रताड़ित होती है किसी भी यू नो डाउरी केस में, और वहीं एक हस्बैंड प्रताड़ित होता है किसी भी वाइफ के वजह से। तो इंटरनेट पे लोग लाखों के वॉल्यूम्स में बोलते हैं कि देखो इस आदमी के साथ क्या हुआ, इंडियन सिस्टम अनफेयर है, जस्टिस सिस्टम अनफेयर है। मेरा कहना आपसे ये है कि आप वो जो छोटी छोटी डाउरी की स्टोरीज है उनको भी इतना ही बड़ा करो ना, उसके बारे में भी इतना ही बात करो। एक्चुअली आप बात करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। रूट कॉज तो खत्म ही होना चाहिए ना। इट इज नॉट लाइक कि हमने किया तो आप भी करके दिखाओ। अल्टीमेटली तो दैट प्रॉब्लम शुड गेट सॉर्टेड, दैट प्रॉब्लम शुड गेट सेटल्ड, बट उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। लोग बस एक चीज को पिन पॉइंट कर लेते हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। अगर हम सोशल मीडिया पे आए गए, ममता जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे मतलब एज ए वुमेन आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? सबसे पहले तो लोग जो इन्फ्लुएंसर हैं या ब्लॉगर हैं उनको मतलब प्रोफेशनली उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि ये कोई जॉब है। हाँ, जैसे मैं बात करती हूँ, मैंने लास्ट ईयर जब मैंने मेरी मदर को बोला कि भाई मेरा अकाउंट बहुत ग्रो कर गया और मुझे लगता है मुझे अब जॉब छोड़ के और मुझे फुल टाइम इसी में आ जाना चाहिए। अच्छा। तो मेरी मदर मुझे बोलती है इंस्टाग्राम कहीं हो गए। तो मैं उनको बोली कि मैं ऐसे काम करती हूँ, ऐसे ब्रांड को प्रमोशन करती हूँ, मुझे पैसे मिलते हैं, तो महीने की सैलरी मिलेगी, कितनी मिलेगी? तो मैंने बोला नहीं वो मुझे नहीं पता कितनी मिलेगी। कई बार लाखों में भी हो सकती है, कई बार हजारों में भी हो सकती है, किसी महीने हो सकता है कुछ भी ना मिले। सही बात है।
तो घर वाले मतलब सबसे पहले तो क्या है कि मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जितने भी और भी इन्फ्लुएंसर हैं उनकी बात कर रही हूँ कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि एक इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर कोई प्रोफेशन है। True. तो बहुत ही मतलब मुझे टाइम लगा अपने घर वालों को ये समझाने कि नहीं भाई मैं फाइनली जॉब छोड़ रही हूँ, मुझे 9 to 5 का जॉब नहीं करना है, मैं फुल टाइम इसमें आ रही हूँ। हाँ. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है कि अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है हमारे समाज ने। दिस इज़ एंड अगर मैं दूसरी बात करूँ तो ये है कि बीइंग अ विमेन आपको बहुत सारे जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उसके अंदर है कि लोग, जैसे अगर आपका अकाउंट पब्लिक है तो लोगों को ये लगता है कि भैया इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ. लाइक आप देखेंगे तो लॉट्स ऑफ डीएम, लोग कुछ भी बोल रहे हैं कि अच्छा आप कौन हो, क्या हो, बहुत ही अब्यूज वर्ड एंड ट्रोलिंग एवरीथिंग होती है। तो सबसे पहले तो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको ये सब मतलब बर्दाश्त करना आना पड़ेगा। हाँ. आप जैसे सेलिब्रिटी की बात करते हैं, उनके लिए लोग कुछ कुछ भी लिखते हैं। हाँ. True. सबके लिए हाँ. इसने ऐसा कर दिया, वो उसकी डॉटर वैसे है, उसकी तीसरी शादी। तो मुझे लगता है कि जब भी आप कभी लाइमलाइट पे होंगे तो आप में इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप उन सब चीज़ों को सह सकें कि आपके लिए किसी ने कुछ कह दिया। सबसे पहले आपके घर वाले ही बोलते हैं। लाइक मेरी मदर को ले जाकर या मेरे फादर को ले जाकर जो हमारे रिश्तेदार है वो फोटो और वीडियो दिखाते, देखो आपकी बेटी क्या कर रही है, ये कहाँ नाचती कूदती रहती है। तो सबसे पहले तो आपके घर वालों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक प्रोफेशन है, ये हमारा काम है और हम इसमें भी बहुत सारा अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, एक अच्छा रेस्पेक्ट भी कमा सकते हैं। मुझे लगता है ये इस चीज़ को आने में, एब्जॉर्ब करने में ना सोसाइटी को एक पूरी जनरेशन का टाइम लग जाएगा। बिल्कुल। तो ये जो इससे जो नेक्स्ट जनरेशन है, आई गेस वो ये चीज़ें फेस नहीं करेंगे। राइट। मुझे आपसे ये भी चीज़ पूछनी है कि आपने कभी लाइक कोई शूट है या कोई भी ब्रांड प्रमोशन के टाइम पे आप कहीं जा रहे हैं तो आपने वहाँ पे जेंडर इनक्वालिटी या फिर कोई बायसनेस देखी है, जब आपका कोई ऐसा एग्जाम्पल रहा हो कि हाँ मैंने यहाँ देखा कि मुझे थोड़ा अलग वे से ट्रीट किया गया, या फिर बिकॉज आप साड़ी भी वो करती हैं तो नहीं उस तरीके में भी आपको एक लाइट लिया गया या समथिंग लाइक दैट? जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ ना, चाहे वो नाइट क्लब हो, चाहे पब हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, होटल हो, मैं सब जगह साड़ी पहन के जाती हूँ और मुझे कुछ बुरा नहीं लगता है कि वहाँ पर जितने भी इन्फ्लुएंसर उन सब ने मतलब वेस्टर्न वियर कर रखा है। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जो है यूएसपी मेरी साड़ी है। तो शुरू में लोगों को लगता था, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने मुझे जाना कि अच्छा ये शी इज़ इन वोग नारी, ये साड़ी को प्रमोट करती है, ये हमारे जो इंडियन जो कल्चर है उसको प्रमोट करती है, तो लोग प्यार करने लगे। प्रॉब्लम आई थी एक दो जगह, ऐसी बात नहीं। जैसे मैं किसी ब्रांड प्रमोशन के लिए गई तो मैंने उनको बोला कि मैं तो साड़ी पहन के ही आती हूँ। तो बोलते हैं नहीं मैम ना, साड़ी पहन के आप मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक शोरूम था तो मैम साड़ी पहन के आप, तो मैंने कहा क्यों, घर में जो महिलाएं हैं वही तो ये सब यूज़ करती है, चाहे आप फ्रिज की बात करो, चाहे आप टीवी की बात करो। तो मुझे लगता है कि मैं एक आम औरत की तरह लगूंगी एक्चुअली। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा। और एक मुझे थोड़ा सा ये भी लगा कि जैसे कई बार जैसे बजट की जब बात करते हैं हम, कि जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो वो भी तो अर्न कर रहे हैं ना। अगर मैं उनकी ब्रांड का प्रमोशन कर रही हूँ तो वो भी अर्न कर रहे हैं। तो वो मुझे कहते थे मैम आप तो रेडियो होस्ट हो, आपकी तो ऑलरेडी जॉब है, आप तो इतना कमा रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है आप हमसे इतना ही ले लो। तो क्यों नहीं, मेरी पूरी मेहनत लगती है उसके अंदर, मेरा पूरा दिन जाता है। बिल्कुल। मुझे एडिटर को भी पे करना पड़ता है, मुझे अपने वीडियोग्राफर को भी पे करना पड़ता है, एंड माय टाइम इट इज़ वेरी प्रीशियस आई कैन से। तो आपको ना कहीं भी साबित करने में थोड़ा सा समय लगता है। फिर मैंने आपको यही कहा कि चाहे आप एक औरत हैं, चाहे आप एक आदमी हैं, आप किसी भी फील्ड में जब उतरते हैं तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं वो इस फील्ड में जो नए आ रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को 4-5 साल दो, हार मत मानो, लोगों की परवाह मत करो। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसे आप आगे करते रहें और किसी की भी कॉपी मत करो। ट्रू, ये मुझे आपकी बहुत अच्छी चीज़ लगी ममता जी कि आपने एक अलग ही चीज़, जैसे एक साड़ी को रिप्रेजेंट जो आपने किया है ना, बहुत ही अच्छा जो आप काम कर रहे हैं, और उसमें आपने कोई कॉपी नहीं करी है, आपने अपना एक अलग, आप जैसे बता रही हूँ मैं क्लब में भी जा रही हूँ, रेस्टोरेंट में भी जा रही हूँ तो मैं साड़ी पहन के जा रही हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि कोई भी क्या बोले। और मुझे लगता है इससे ना जो हमारी इंडियन वुमेन है ना वो बहुत रिलेट करती होंगी। आप कोई भी ब्रांड प्रमोशन करोगे ना तो उन्हें ये लगेगा यार ये हम में से है कोई, तो वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी है। तनुश्री, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? लाइक आप लड़की हैं, आप कराटे कर रही हैं, किसी ने ये बोला कि ये सब क्या है, ये लड़कियों का काम नहीं है, तुम तो
मतलब घर वालों को किसी ने मना किया हो कि ये सब मत करो, ऐसा कुछ? जैसे कि सोसाइटी हमारी ऐसी है जो इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा जल्दी से प्रमोट नहीं कर पाती है। सीधे क्वेश्चन ये पूछते हैं, अच्छा अभी तो ये कर रहे हो, फिर बाद में क्या करोगे? हाँ। क्या इसी में तुम्हें करियर बनाना है? हाँ, यही करके तो फिर तुम जो पढ़ाई कर रही हो, पढ़ाई में क्या कर रहे हो? अगर स्पोर्ट्स कर रहे हो तो फिर बेटा पढ़ाई तो फिर रह जाएगी, पढ़ाई में क्या करोगे? आजकल तो पढ़ाई लिखाई करके अच्छी जॉब लो, जॉब लेके फिर तुम कुछ करो, उस काबिल बनो। सबका क्वेश्चन यही उठता है कि स्पोर्ट्स से क्या होगा? हाँ, ट्रू। स्पोर्ट्स से घर नहीं चल सकता, स्पोर्ट्स से, बट सबके अपने 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 जो हैं मानने की चीज़ें हैं। अगर हम देखें कि स्पोर्ट्स से क्या होगा, तो स्पोर्ट्स से बहुत कुछ होगा। अभी हम देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें स्पोर्ट्स से लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। और जैसे कि काफ़ी ज़्यादा प्रेजुडिस है और स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं विमेंस पे कि है ना, कि विमेंस केवल घर का काम ही कर सकती है। विमेंस है ना, अच्छा ठीक है तुम्हें अगर कुछ करना ही है तो तुम पढ़ के या जॉब करके कर लो। तो उनको लगता है कि फिजिकली जो है गर्ल्स इतनी पावरफुल नहीं है, फिजिकली भी और मेंटली भी, कि इतना प्रेशर कैसे वो लेंगी कि तुम्हें ये भी मैनेज करना, वो भी मैनेज करना। जबकि एक जो हाउसवाइफ होती है, अगर हम उन्हीं को एज एग्जांपल लें तो वो कितनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर लेती हैं। तो फिर कैसे नहीं विमेन एक साथ सारी चीज़ों को कर सकती मैनेज? तुम एक बार डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया करो ना हाथ वाला। जैसे ट्रू, कि जो भी कोई बोले ना तो आप डेमोन्स्ट्रेशन बिल्कुल दे दिया करो लोग कि बोलते हैं कि तुम करती क्या हो, एक बार करके तो दिखाओ। फिर मैं उनको दूर से करके दिखाती हूँ। कभी कभी तो उन लोग की बातों पे ऐसी इच्छा करती है लाइव एग्जांपल दे दो। आप उन्हें बोल दिया करो कि आप हर्ट हो जाएंगे अगर मैंने कर दिया तो। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से स्कूल और कॉलेजेस में ये चीज़ होनी चाहिए? ऑब्वियसली होनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस को अगर हमें प्रमोट करना है तो बेसिक हमें स्कूल से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि वहीं पे जो है एक नींव रखी जाती है, वहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट होती है। हम अगर एजुकेशन को इतना प्रमोट कर रहे हैं तो हमें स्पोर्ट्स वगैरह को भी उतना ही प्रमोट करना चाहिए। तो स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस में ये सब चीज़ें मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी फोकस करना चाहिए। क्योंकि आजकल हम जैसे देखें, आज के टाइम में एजुकेशन के साथ साथ बाकी स्किल्स ज़्यादा मैटर कर रही हैं। ट्रू। तो जितनी ज़्यादा अगर आपको स्किल्स आएंगे, आप उतना ज़्यादा आगे ग्रो कर सकते हैं एज अ पर्सन भी। प्रॉब्लम यही है कि हमारी सोसाइटी की कि उन्होंने ना एक सिस्टम सीख लिया है, एजुकेशन सिस्टम, और वो ये सोचते हैं कि उसी के ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे करियर पाथ से ऑप्शंस है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। और आई थिंक अगर अपनी मर्जी से और अपनी विश से जो इंसान जो कुछ करता है ना, उसमें वो आगे बढ़ेगा। वरना वो करके वो IAS भी बन जाएगा ना, तो आई थिंक वो अच्छा IAS नहीं बन पाएगा। अच्छा, मैं आंचल जी आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपना वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ कैसे बैलेंस करती है, जो कि वुमेन के लिए बहुत हार्ड होता है, क्योंकि बहुत हार्ड होता है दोनों को बैलेंस करना। तो आप कैसे करती हैं, हमारी ऑडियंस को बताइए प्लीज़। तो इसमें ना मैं इंदिरा नूई से बहुत रिलेट करती हूँ। मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, तो वो बोली कि नहीं कर सकते बैलेंस है ही नहीं। आप जहाँ पॉइंट्स कमा लोगे एज एन एंटरप्रेन्योर, आपको एक जगह अवार्ड फंक्शन में बुला लिया, आपको अवार्ड मिल रहा है, वहीं आपके पॉइंट्स लूज हो जाएंगे कि आप अपने बच्चे को पिक करने नहीं गए हो, उसके अवार्ड फंक्शन पे नहीं जा पाए हो, या इफ शी इज नॉट वेल तो आप उसके पास नहीं बैठे हो। जहाँ आप मम्मी अच्छे बन गए हो, मदर अच्छे बन गए हो, या बहू अच्छे बन गए हो, या वाइफ अच्छे बन गए हो, घर पे कुछ आप फोकस कर रहे हो, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो वहाँ आपको ऑफिस का लॉस हो जाएगा। यू नो, इमीडिएटली यू विल फील कि अच्छा, यहाँ जिस दिन यू डिसाइड टू टेक अ ब्रेक एंड स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, उसी दिन आपके सारे क्लाइंट्स आपको कॉल करेंगे और आपके सारे क्लाइंट्स आपको काम देंगे। तो बैलेंस नहीं है। आई जेन्युइनली बिलीव कि बैलेंस नहीं कर सकते। यू विल नॉट बिलीव, जब मेरी बेटी पैदा हुई, आई थिंक आई वॉज सिवियरली डिप्रेस्ड, और मैं उस टाइम सिर्फ इसी इस अजीब से दोराहे पे खड़ी थी कि अब मैं अच्छी माँ बनूंगी या मैं अच्छा एंटरप्रेन्योर बनूंगी। और मैं जेन्युइनली ये सोच रही थी कि अब मुझे अच्छी माँ ही बनना पड़ेगा, अच्छा एंटरप्रेन्योर तो मैं बन नहीं सकती, अपनी कंपनी में आगे बढ़ा नहीं सकती। और मैं सोचती थी कि मैं किससे बात करूं, और जेन्युइनली मुझे कोई नहीं मिला कि जिससे मैं बात कर सकती हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया 2 महीने 3 महीने बाद कि मैंने थोड़ा कोशिश किया बैलेंस करने का, पर मैंने सोचा कि
जो मेरी खुद की खुशी है वो इतनी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए मेरे लिए कि मैं जिस चीज़ में मुझे मज़ा आता है, जो मेरी आइडेंटिटी है, उसको उस पर फोकस करूं, सो दैट जब मैं घर पे कोई टाइम स्पेंड कर रही हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैं हैप्पी हूँ। अल्टीमेटली अगर मैं अच्छी माँ बन गई और मैं अच्छा इंसान नहीं बनी, अच्छी आंचल गुप्ता नहीं बनी, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। फिर आज नहीं तो कल मैं रिग्रेट करके इन्हीं रिश्तों पे अपना सारा बर्डन डाल दूंगी कि तुम्हारी वजह से मैं ये नहीं कर पाई। तो मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि मैं अपनी फैमिली को या अपनी डॉटर को या अपने फ्रेंड्स को बोलूँ कि यू आर द रीज़न कि मैं अपनी कंपनी आगे नहीं लेके जा पाई। तो आज भी मेरा फोकस ये रहता है कि अब जेन्युइनली स्पीकिंग मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, मेरी फैमिली इतनी अच्छी है कि मैं अगर घर के बाहर हूँ काम को लेके, तो आई नो दैट माई डॉटर इज वेल टेकन केयर ऑफ। आई डोंट थिंक सब इतने लकी होते हैं, लेकिन मैं हूँ और मैं इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल सकती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ जब मैं ऑफिस पहुँचती हूँ कि कोई और रिश्ता है जो मुझे निभाना है, और मैं सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस करती हूँ। तो मेरे ओपिनियन में कोई बैलेंस नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट जब आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, you should be happy. You should feel that this is a privilege in life. You should not feel कि this being a mother is taking away something from me. तो वो फीलिंग आपको तभी आएगी जब आप एज अ पर्सन खुश हो। आंचल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है, ट्रू, बट फाइनेंशियली इंटेलिजेंट नहीं हो पाती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है वेयर टू इन्वेस्ट, what to do with this money, और वहाँ वो कहीं ना कहीं फिर भी मेन पे ही जाके डिपेंडेंट होती है। या आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि अगर बेटी कमा रही है तो उसके जो वेल्थ का या उसके जो फाइनेंस का पापा ख्याल रख रहे हैं, अगर औरत कमा रही है तो हस्बैंड ख्याल रख रहा है। तो वो क्यों, ऐसा क्यों होता है, और इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? वेल, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा है। बचपन से ही मेरे फादर ने मुझे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, फिनेंशियल कैलकुलेशंस, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ही बेसिक से सिखाई है। 500 रुपये दे रहा हूँ, 1 महीने तक अगर नहीं खर्च होगी 1000 हो जाएंगे। 1000 रुपये दे रहा हूँ, 1 महीने तक नहीं खर्च होगी 2000 हो जाएंगे। एंड आई एम नॉट किडिंग, आई हैव जेन्युइनली सिंस आई वाज 18 मैं तब से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ। ओह वाओ। तो मैं हमेशा ये अब ये आई थिंक ये वैल्यू सिस्टम होता है अपब्रिंगिंग का। अगर आप खुद ही, पैसा क्या है, पैसा इज पावर। अगर आप एक वुमन को पावर फील ही नहीं करने दोगे तो वो नहीं फील करेगी ना। आप कंट्रोल अपने पास रख रहे हो, आप कंट्रोल उसको नहीं दे रहे हो। आई अंडरस्टैंड इफ द कंसर्न इज कि लॉस हो जाएगा या खर्च कर देगी, सो व्हाट, यू नो, अल्टीमेटली वो सीखेगी तो तभी जब वो खर्च करेगी। जब आज खर्च कर रही है और अगले महीने उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो सीख जाएगी कि मुझे खर्च नहीं करना है। ट्रू। सेविंग वो तभी कर पाएगी जब आप उसको सिखाओगे कि बेटा सेविंग करो। और ऐसा नहीं कि अपने पास टूल्स नहीं है आज की तारीख में। इट्स बिकम सो मच मोर इजियर टू इन्वेस्ट, टू अंडरस्टैंड हाउ टू इन्वेस्ट। देयर आर 1 मिलियन यूट्यूब ब्लॉग्स जहाँ से आप सीख सकते हो। तो मुझे नहीं लगता पैसा इज एन इशू, द पावर एंड कंट्रोल इज एन इशू। तो आपको अगर लगता है कि आपको अभी भी एक सक्सेसफुल वुमन प्रोफेशनल पे, एंटरप्रेन्योर पे कंट्रोल रखना है, तो आप उसके पैसे पे कंट्रोल रखोगे, क्योंकि वो चलेगी तो फिर आपके कहने पे ही। लेकिन मेरे खुद के हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उनको मेरी बुक्स नहीं पता। मैंने कभी नहीं बताया। मेरे खुद के घर वालों को नहीं पता मैं क्या कमाती हूँ, कितना कमाती हूँ, कितना उड़ाती हूँ, यू नो। एंड आई जेन्युइनली बिलीव दैट इतना % of my money should go in saving, इतना % should go for my daughter, इतना % should go you know for retirement, but इतना % should go for me life right now, you know, I spend in now। तो मैं हॉलीडेज भी लेती हूँ, मैं ज्वेलरी भी खरीदती हूँ, मैं टेक भी खरीदती हूँ। I will go and buy myself a new phone if I want to. I don't wait for tomorrow. With my parents' death, I've seen they पूरे लाइफ उन्होंने खींच खींच के सेविंग किया कि अब रिटायरमेंट पे एंजॉय करेंगे। एंजॉय के टाइम पे तो वो ऊपर चले गए। तो आई जेन्युइनली हैव लर्न टू मेक श्योर कि एक सेफ्टी आपका नेट होना चाहिए, 100% होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आप सिर्फ और सिर्फ बचा के मत रखो। आप जियो, अपने ऊपर स्पेंड करो, अपने आप को और इक्विप करो। अगर मैं
जाके यू नो विमेन की शॉपिंग पे बहुत क्वेश्चनिंग होती है, हाँ. बट अगर मैं जाके अपने पैसे से हाँ. 10 चीजें खरीद के लाती हूँ, इट इज वेरी एम्पावरिंग. मेरे लिए वो बहुत अच्छा हाई है. That motivates me to do better. हाँ. So why not? I mean, men can do whatever they want. They can go and buy a new car every third month. हाँ. But we can't go and buy a couple of suits. True. हमारे ऊपर ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा. नहीं, उन्होंने तो घर के हित के लिए लिया है. हाँ, वो सब कुछ ही घर के हित के लिए ही करते हैं. हम तो कुछ कर ही नहीं पाते. But ultimately मुझे ऐसे लगता है कि खुद के पैसे पे कंट्रोल इज द की. It's not about lack of investment opportunities या lack of knowledge या lack of financial knowledge. फाइनेंशियल नॉलेज का लैक तो आई थिंक हम सब में ही है. स्कूल्स में इंट्रोड्यूस होना चाहिए. हमको बहुत सारी फालतू की चीज़ें सिखाते हैं, बट हमको ये नहीं सिखाते कि टैक्सेस कैसे करने होते हैं, जीएसटी क्या होता है, या आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, व्हाट एग्जैक्टली इज अ म्यूचुअल फंड. इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल हाफ एन आवर कोर्स जो कि होना चाहिए. बट आई थिंक दोज थिंग्स विल चेंज इन फ्यूचर. एक्चुअली पता है जो एजुकेशन सिस्टम है ना, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अब उसे चेंज होने की बहुत ज़्यादा एक ना सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, और मुझे लगता है ये बहुत हाई टाइम है. इट्स अ सैचुरेशन पॉइंट जब एजुकेशन सिस्टम को सच में चेंज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें मार्केट में आ गई हैं और वो बच्चे उनको एक्सपोजर नहीं है उस चीज़ का, और जब तक एक्सपोजर नहीं होगा वो एक्सप्लोर कैसे करेंगे. नो, आई एम वेरी थैंकफुल यू सेड दैट, हाँ. बिकॉज मैं एआई में भी काम करती हूँ. ओके. मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी कंट्री में शायद थोड़ा लेट होगा, पर अगले 5 साल में दुनिया में नॉलेज विल बिकम ज़ीरो. यू नो, आप अगर एज अ लॉयर आपकी कुछ नॉलेज है या एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी कुछ नॉलेज है, ऑल ऑफ दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय एन एआई. सो आप ये रोट लर्निंग के थ्रू क्या सिखा रहे हो बच्चों को? आप थिंकिंग, अगर क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप नहीं करोगे तो अल्टीमेटली 5-10 साल में वो बच्चा क्लूलेस होगा कि मैं करूं क्या. बिकॉज टुडे ऑल्सो गूगल कैन गिव यू एन आंसर क्विकली देन अ चाइल्ड कैन. सो प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट now, we should not be focused on knowledge now. We should be focused on critical thinking. We should be focused on analytical thinking. We should be focused on, you know, making the kid understand what they really want to learn. True. And then practically helping them learn. But ultimately, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, I genuinely believe that the leaders of our country are very well aware कि ये change होना चाहिए. तो I'm sure कि ये changes आएंगे effect में. But everything is going to change in the next 10 years for us. Moving on, ममता जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सोशल मीडिया आप हैंडल करती हैं, तो आपका सोशल मीडिया अकाउंट कौन हैंडल करता है? और दूसरी चीज़ कि आप अपनी लाइफ, सोशल मीडिया, बच्चे, ये सब कैसे हैंडल करती हैं? मुझे लगता है कि अपनी हमारी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेरा फंडा रहता है, अनटिल अनलेस कि मुझे कोई काम नहीं हो. काम अगर है तो मैं ज़रूर थोड़ा सा लेट नाइट भी काम करती हूँ, बट अगर कोशिश करती हूँ अपने सारे काम दिन में ही निपटाऊँ. और जो सोशल मीडिया है वो अपना मैं ही हैंडल करती हूँ. थोड़ा मेरी डॉटर मेरी हेल्प करती है. अभी तक मैंने कोई ऐसा हायर नहीं कर रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खुद जितना अपना बेस्ट दे सकती हूँ, दूसरा कोई उसको इतना बेस्ट नहीं कर सकता. ट्रू. तो अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो मुझे लगता है फीमेल की जो एक सबसे बड़ी क्वालिटी ही यही है, हाँ. कि वो सब कुछ बैलेंस कर सकती है. और मुझे लगता है कि आपको अपने जो शेड्यूल है वो फिक्स रखना पड़ेगा. जैसे मेरा पूरा वीकली शेड्यूल फिक्स होता है. हाँ. मैं संडे को पूरा मेरा वीकली शेड्यूल फिक्स होता है कि जैसे मुझे आज यहाँ आना था तो मेरा आज का ये दिन आपके लिए ही है. तो उससे क्या होता है कि मुझे लगता है मैं अपना 100% उस काम के लिए दे पाती हूँ. तो पूरा मेरा 7 डेज़ का चार्ट बनता है कि मुझे आज इस दिन यहाँ जाना है, आज यहाँ जाना है, आज यहाँ जाना है. एक दिन मुझे अपने साथ रहना है. मेरा बेटा जब भी यहाँ आता है, आउट ऑफ जयपुर रहता है वो, तो वो जब भी यहाँ आता है तो मुझे उसके साथ इतना टाइम स्पेंड करना है. तो मुझे लगता है कि अगर आपका जैसे टाइम मैनेजमेंट है आपकी लाइफ में, तो आप सब कुछ बहुत आराम से कर सकते हो. मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सोशल मीडिया जो है वो कितना रोल प्ले करता है विमेन एम्पावरमेंट के लिए, और आपका पेज उसमें कितना रोल प्ले करता है, और क्या आपको लगता है कि मतलब ओवर टाइम मतलब चीज़ें चेंज हो रही है इवन ऑन सोशल मीडिया? बिल्कुल, बहुत ही आज के टाइम में अगर मैं बोलूँ तो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है. चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर लें, चाहे हम ब्रांडिंग की बात कर लें. हाँ. क्योंकि लोगों को जो दिखता है ना वो वैसा करना चाहते हैं. हाँ, ट्रू. तो इट्स
ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं। वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको बहुत पॉजिटिविटी भी मिलेगी, बहुत नेगेटिविटी भी मिलेगी, लेकिन आपने देखा होगा कि जब आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें स्क्रॉल करने लगते हैं तो वही आपकी फीड पे आती है। हाँ, तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि पॉजिटिव है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव है, लेकिन आप कैसे बनना चाहते हैं, आप कैसे दिखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर मैं बात करूं कि जैसे हम लोग सामने वाले से बहुत इंस्पायर होते हैं, तो मैं सबको यही कहती हूँ कि आपको सुंदर दिखने के लिए कोई बहुत ही महंगे कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप 500 की साड़ी में भी बहुत सुंदर लग सकते हैं, आप 5 लाख की साड़ी में भी सुंदर लग सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने उसको कैसे कैरी किया है। तो और आपकी पॉजिटिविटी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं विमेन एम्पावरमेंट की बात करूं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बिजनेस मिला है सोशल मीडिया के थ्रू। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारा सेटअप नहीं कर सकते, करोड़ों रुपए लाखों रुपए नहीं लगा के अपना स्टोर ओपन कर सकते हैं या अपना स्टूडियो ओपन नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं बहुत सारे ऐसी फीमेल को जानती हूँ जिन्होंने ऑनलाइन अपना बिजनेस करके लाखों रुपए वो कमा रही है। तो आई थिंक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और हम उसे तरह से लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी फीमेल है, या मैं फीमेल क्या मेल फीमेल मैं सभी की बात करती हूँ। तो अगर आप किसी भी मुझे लगता है कि किसी भी अगर आप फील्ड में हैं या किसी भी आप सोशल मीडिया पे अगर आप देख रहे हैं तो आप सिर्फ अपना टाइम पास मत करिए, वहाँ से आप कुछ सीखिए। मोस्टली आप देखेंगे कि लोग बच्चे हैं बड़े हैं वो सिर्फ रील स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से आप कुछ अपना अर्निंग का सोर्स ढूंढिए कि हम किस तरह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अर्न कर सकते हैं और हमारी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि आजकल ना सोशल मीडिया पे बहुत वल्गर चीज़ें आ रही है, वल्गैरिटी फैल रही है, तो उस पे आपका क्या कहना है? और बच्चे भी देख रहे हैं और कोई एक्चुअली कोई एज रेस्ट्रिक्शन है नहीं। राइट। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक लॉ आया है कि 16 साल से पहले बच्चे फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, मतलब अकाउंट हैंडल नहीं कर सकते, अकाउंट्स नहीं बना सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में भी ये चीज़ आनी चाहिए? और दूसरी चीज़ की वल्गैरिटी पे आपका क्या है? मुझे बिल्कुल लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए। मुझे लगता है कि 16, 17, 18 ईयर्स तक बच्चों को अपनी करियर पर या अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करना चाहिए। एंड इट्स ऑल अबाउट अपब्रिंगिंग। हम कितने भी लॉ बना लें, कितने भी सारी एक्ट लगा लें, लेकिन मुझे लगता है अल्टीमेटली आपकी फैमिली में क्या रूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अगर मेरे घर की बात करूं तो मैं तो एक सोशल मीडिया पे इतने सालों से जुड़ी हुई हूं, लेकिन अभी भी हमारे घर में कुछ ऐसे नियम है कि हम जब खाना खाएंगे तो कोई भी अपना फ़ोन लेकर नहीं आएगा डाइनिंग टेबल पे। या फिर हम जब सोने जाएंगे तो अपने बेडरूम में कोई भी अपना फ़ोन लेकर नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स बच्चों के सामने जैसा करेंगे, अगर वो सारा दिन फ़ोन लेकर बैठेंगे तो हम बच्चों को नहीं रोक सकते हैं। सबसे जो बच्चे जो सबसे ज़्यादा सीखते हैं वो किससे सीखते हैं? अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। तो हम जो कर रहे हैं हम उनको कहेंगे आप ऐसा मत करो, आप वैसा मत करो, बच्चे वैसा कभी नहीं आपकी बात मानेंगे। लेकिन आप उनके आइडियल हैं, आप जो कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में वो बच्चा देख रहा है, वो वही करेगा। आप घर में झगड़ा कर रहे हो वो भी वही सीख रहा है, आप अब्यूज वर्ड बोल रहे हैं वो भी वही सीख रहा है, आप सारा दिन फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं वो भी बच्चा करेगा। तो ये सब चीज़ें हमें लगता है कि डेली रूटीन में हर फैमिली में अपने बच्चे को अप्लाई होनी चाहिए कि अगर आप उनको सिखाएं कि थोड़ी देर आपको बुक रीडिंग करनी है तो उनको आप बचपन से जब वो चीज़ सिखाएंगे तो वो उनकी आदत में शामिल हो जाएगा। तो हम गवर्नमेंट से तो हम ये कर सकते हैं गुजारिश कि आप इस तरह के लॉ यहाँ पर भी लेकर आओ, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि आज तक इतने लॉ और इतने एक्ट बने हुए हैं, कोई बहुत अच्छे से कोई भी फॉलो नहीं करता उनको। वो अपनी मदर का फ़ोन लेकर उससे स्क्रॉल करेगा। तो इट्स ऑल अबाउट अपब्रिंगिंग कि किस तरह से हम अपने बच्चे को घर में का माहौल देते हैं और किस तरह हम उनके साथ बिहेव करते हैं। अच्छा तनुश्री, मैं आपसे एक मैसेज जानना चाहूँगी जो आप ऑडियंस को देना चाहती है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस में कैसे आगे बढ़ सकती हैं लड़कियाँ, और क्यों बढ़ना चाहिए और कितना इम्पोर्टेंट है? लाइक सेल्फ डिफेंस अभी आजकल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। जैसे कि हम आए दिन सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा केसेस देखते रहते हैं, कैंपेन्स वगैरह चलते रहते हैं विमेंस के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा भी ज़रूरी हो गया है कि आना चाहिए सेल्फ डिफेंस सबको, ना केवल गर्ल्स को, इवन बॉयज़ को भी आना चाहिए सेल्फ डिफेंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसेंशियल चीज़ हो गई है ये। अगर आपको आगे किसी भी चीज़ से फाइट करना है तो आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना होगा पहले से।
अब एकदम से आपके सामने कोई भी डिफ़िकल्टी आ जाती है तो आप एकदम से पैनिक कर जाते हैं। उस सिचुएशन में आपको नहीं समझ आएगा कि आप एकदम से क्या करें। तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, मेंटली भी, इमोशनली भी, कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप क्या करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप फिजिकली उतने स्ट्रांग हो नहीं हो, मेंटली ज़रूर होना चाहिए। अब जैसे अगर आपको कोई पीछे से अटैक कर रहा है तो आपको एकदम से पता नहीं रहेगा जो पीछे वाला है वो ऑब्वियसली इतना आपको नहीं पता चलने देगा कि वो आ रहा है, आपको अटैक करने वाला है। तो आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा कि आप कैसे इन सब चीज़ों से निकल सकते हैं। आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपना सेल्फ डिफेंस के लिए। ऑब्जर्वेशन पावर सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है इसमें, कि आप कैसे आप सामने वाले को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन आपके लिए पॉजिटिव है, कौन आपके लिए नेगेटिव है। वो चीज़ आपको देखनी पड़ती है कि हाँ चलो आपने थोड़ी देर बात कर ली किसी से, तो वो अब उस चीज़ को कैसे ले रहा है, वो भी चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं लोगों को कि कौन आपके लिए कैसा है। ऑब्जर्व करके फिर आप सराउंडिंग्स को भी ऑब्जर्व करें कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप किस चीज़ का यूज़ करके आप कैसे अपना डिफेंस करेंगे। क्योंकि अगर मान लो जो है आप पे अटैक कर रहा वो आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली मतलब स्ट्रॉन्ग है तो आप उससे कैसे फाइट करेंगे। तो आप ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कीजिए, की यूज़ कीजिए, आपके पास पर्स है आप उसका यूज़ कीजिए, बॉटल है। तो उन सब चीज़ों से आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं जाके ट्रेनिंग लेके ही आप उसको सीखें। आप खुद से भी आप कर सकते हैं कि आप कैसे कैसे चीज़ों से आप निकल सकते हैं। ये सही बात है। ये जो टाइम होता है ऐसे टाइम पे ना सिर्फ कॉमन सेंस काम आता है आई गेस, जब हम कुछ भी चीज़ यूज़ करके बस अपना डिफेंस करें। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है तनुश्री आपने। आंचल जी, मैं आपसे कोई मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहती हैं हमारी वुमेंस डे पे? यस बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि the old age saying, if a woman stands for another woman and another woman stands for another woman, एक wall of women खड़ी हो जाएगी। और आई थिंक ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चियों के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज से 20 साल बाद कोई जेंडर इनइक्वालिटी और इक्वालिटी की बात ही नहीं करे। कोई ये पूछे ही नहीं कि तुम्हारा जेंडर क्या है। फॉर्म्स पे या एप्लीकेशन फॉर्म्स पे जेंडर शुड नॉट बी प्लेइंग एनी रोल्स। आज हम थोड़ा सा लड़ लेंगे, जैसे कि हमारे 20 साल पहले आई जेन्युइनली थैंक आवर 4 mothers, 4 fathers कहते हैं, मैं 4 mothers कहती हूँ। आई जेन्युइनली थैंक आवर 4 mothers कि उन्होंने यू नो दे स्टार्टेड दिस एजिटेशन, दे स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, घर से निकल के सारी बाउंड्रीज तोड़ के उन्होंने काम के तरफ फोकस किया, फिनेंशियल एम्पावरमेंट की तरफ फोकस किया। तो ऐसी लीडर्स और होने चाहिए ताकि हमारी जो यंग गर्ल्स हैं उनको ये कभी नहीं लगे कि वो लड़की हैं। अगर ऐसा हो जाता है, if a world like this, even for my own daughter, I genuinely believe that we need to build a world where she does not ever have to make a decision based on the fact she's a girl or she's a boy. So ultimately that's something that we can all do together. वाओ, बहुत ही अच्छी एडवाइस दी है। ममता जी, आप बताइए। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो यहाँ पर आज भी बाल विवाह वगैरह होते हैं। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी घर की बेटियाँ कुछ करना चाहती है तो उन्हें आप सपोर्ट करिए। उन्हें वो जिस फील्ड में भी जाना चाहती है उनका हाथ पकड़कर आप उनको साथ लेकर जाएं। इवन बेटियां ही नहीं, बल्कि मैं चाहूँगी कि अगर आपकी मदर भी कुछ करना चाहिए, जैसे आई हैव स्टार्टेड एवरीथिंग इन एज ऑफ 35, तो अगर आपकी मदर भी कुछ उनके सपने होंगे जो वो शायद अपने जब वो यंग थी तब नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम जो फैमिली बहुत ही ट्रेडिशनल हुआ करती थी, जल्दी शादियाँ हो जाती थी। तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो अच्छी पेंटिंग करती है, अच्छा डांस करती है, बहुत सारी उनकी हॉबीज़ हैं। तो आप अपनी मदर को भी सपोर्ट करें। एज इज़ जस्ट अ नंबर, आई कैन से। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप चेंज लाना चाहते हैं इस समाज में तो सबसे पहली शुरुआत आप अपने घर से ही करिए। अगर आप अपने घर से ही शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे 1 से 100 घर होंगे, 100 से 1000 होंगे और 1000 से लाखों होंगे। तो हैप्पी विमेंस डे ऑल ऑफ यू।
थैंक यू सो मच मैम, आपकी जो ग्रेट एडवाइस है, आई होप कि ये हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे और ख़ासकर वुमेंस डे पे वुमेंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। आप तीनों से इंस्पायर हो गए, आई गेस बहुत सारी वुमेन जो है दे विल स्टेप आउट ऑफ देयर होम्स और कुछ अच्छा पक्का करेंगे हमारी औरतें जो है। बाकी आज के लिए इतना ही। देखते रहिए लोकमत राजस्थान, मेरे यानी भावना शर्मा के साथ।